Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Camera on कर लीजिए. Good morning, ma'am. Good morning. It is probability. Conditional probability ना. देखिए जरा युवराज. And who is this? Roll number 48. Yes, ma'am. Camera on करो. Good morning. तो मैंने बताया था कितने तरह की प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने बताया था, ये बता दो जरा मुझे. कितने तरह की प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने बताया था. आदर्श रोल नंबर 48 कैमरा ऑन करो. 51 रोल नंबर 14 37. मतलब जब तक नाम अनाउंस ना हो ना तब तक कैमरा ऑन नहीं करना. वाओ ग्रेट. अच्छा फील होता है जब तक बोला नहीं जाए कैमरा ऑन नहीं कर. निवेदिता कैमरा ऑन करिए. Yes, ma'am. कर रही हूँ बस एक मिनट. रूपम एंड चलो मैंने क्वेश्चन कुछ पूछा है ना तुम लोगों से, बताओ क्या होगा. कितने तरह की प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने बताया था. आदर्श बता सकते हो. मैम 3 क्या? क्या 3 बता रहे हो या पूछ रहे हो? सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल मास्टर क्लास. नहीं मास्टर क्लास नहीं, उसको स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे. वो सबसे हायर लेवल की प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए मैंने कहा था उसको कि वो सब उसमें सब कुछ मर्ज हो जाता है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसको आप सबसे हाईएस्ट लेवल की प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो. वो 3 प्रोबेबिलिटी थी. फर्स्ट इज सब्जेक्टिव, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल. सो सेकंड और हायर लेवल थोड़ा ऑथेंटिक प्रोबेबिलिटी होता है मैथमेटिकल, और उससे भी ज्यादा स्पेसिफिक कहा जाए और रिलायबल तो है वो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम चेंज ऑफ टाइम का भी कंसिडरेशन लेते हैं, तो वो ज्यादा हायर लेवल की प्रोबेबिलिटी हो जाती है. बट उसको कैलकुलेट करना कभी कभी थोड़ा टफ होता है. बट पढ़ना हमें वही होता है. सो फर्स्ट क्या है सब्जेक्टिव, वो तो हमें पढ़ना ही नहीं है, वो हमारा कंसर्न ही नहीं है, वो तो किसी ने कुछ भी कह दिया वो है. तो हम लोगों को पढ़ना होता है स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी. सो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं आप. ठीक है चलो, तो हम लोग कर क्या रहे थे इन सब में. कंडीशनल, जिसमें कंफ्यूजन भी था दिया को आई गेस लास्ट क्लास में. मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में फिर इसको डील करेंगे, है ना. बताओ उसके सिवा और कुछ प्रॉब्लम है तो, कोई इशू है तो उसके पहले. आज सब शांत हो, किसी को कुछ नहीं पूछना है. मतलब हम आगे जो चाहे पढ़ा सकते हैं, है ना. चलिए ठीक है. रिया Yes, ma'am. क्लियर हो गया तुम्हारा कंडीशन क्या मैम है नहीं है. नहीं yes मैम, मतलब मैंने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें मैम जिसमें गिवन दैट दिया रहता है तो उसको कंडीशन मान के लेना है. उसको कंडीशन तो मान के बेन ले देते हैं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी जो लिखते हैं वो ऊपर चला जाता है ना. यस मैम. टर्म में देखते होगे तो. ओके एक बार हम इस चीज को फिर से एक्सप्लेन कर ही देते हैं, नहीं तो फिर मुश्किल होगा. बेस थ्योरम में ज्यादा दिक्कत होगी, अभी तो खैर नहीं होगी, बेस थ्योरम में फिर दिक्कत. चलो है क्या. प्रोबेबिलिटी. सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कर रहे थे, एक बार हम उसका ओवरव्यू दे देते हैं. आपके पास क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी होता था, एंड जिसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो गिवन है, उसके बाद ए के प्रोबेबिलिटी में जो चेंज आता है उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और यहाँ पे इस ए का वैल्यू द चेंज, हम लोग ने इसको वर्ड्स में लिखा भी था कि ये वैल्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी देता है किसका, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के होने की वजह से जो चेंज आएगा ए में वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो अगर 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं। आप मान लीजिए 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो दोनों डाइस का जो रिजल्ट है कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। मान लो फर्स्ट डाइस पे x1 रिजल्ट आता है, दूसरे डाइस पे x2 रिजल्ट आता है, और यहाँ पे कंडीशन डाल दिया जाए द सम ऑफ 2 इज 10। ठीक है, अब सम ऑफ 2 10 कब हो सकता है? आपके पास तो टोटल पॉसिबल ऑप्शन 36 है। जब भी आप डाइस थ्रो कर रहे हैं, 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो टोटल ऑप्शन पॉसिबल जो है वो 36 है। लेकिन सम ऑफ 10 कब कब आएगा? जब आप 6 और 4 ले लें, 4 और 6 ले लें, या 5 और 5 ले लें। इसके सिवा कोई ऑप्शन है क्या? जब आपके पास सम, दोनों डाइस का टोटल सम जो है वो 10 आ जाए, और पॉसिबल ऑप्शन है तो बताओ, है पॉसिबल? नो मैम, नहीं है। अब मान लो इसको कोई एक सेट ए मान लेते हैं। इसके पहले आपके पास पूरा सैंपल स्पेस होगा, और जो सैंपल स्पेस होगा ना उसमें टोटल 36 आउटकम जो जो होता है 1 1 1 2 सब लिख लोगे, ये सब आपका पूरा सेट आ जाएगा। 1 1 1 2 जितना भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो पूरा ये 36 टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा। वो उतना सारा हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास एक्चुअल यूज में नहीं आने वाला, तो हम उसको कंडीशन को जानते हैं, बस इसको लिख ले रहे हैं। इसी तरह एक सेट बी डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, बी में दे दिया गया है, इसी के साथ एक कंडीशन डाल दिया गया था x1 + x2 10 आना चाहिए, और साथ में ये हो जाए कि सेकेंड डाइस जो है ना x2 दैट इज इक्वल टू 5 हो। ये कंडीशन है, ये एक सेट है और एक ये है। अब आपके पास एक सेट तो ये दिया गया, दूसरा बी है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप इसको 5 5 लिख सकते हैं। दोनों पे ही 5 आ जा रहा है, किसी एक पे भी आएगा। हमारे पास ये कंडीशन है। अब ये जरूरी नहीं है कि दूसरे पे क्या होगा, उसका कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ सेकंड वाले पे है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो दूसरा सेट के। अब जब भी कैलकुलेशन करना होगा हमारे पास, तो पहला कंडीशन जो है यहाँ पे जब आप इवेंट कैलकुलेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में दिया था जो फर्स्ट सेट था वो बोला गया था सम ऑफ जो प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ जो नंबर्स है ना, दैट मस्ट बी 10। तो ये इसमें दिया हुआ है और इसमें से ये चांस, ये आने का चांस पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बी के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, ए का हो चुका है, ए जो है ना वो रिजल्ट आ चुका है, पहले ये कंडीशन था तो पहले का ये सेटिस्फाई हो चुका है। अब इसमें से सेकंड डाइस पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब आपको ए, यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। ये टर्म आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अब देखो इसको करोगे कैसे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए जो है ये पूरा सेट था, और ए के इस सेट के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आने की क्या होगी, टोटल 36 ऑप्शंस थे हमारे पास, उस 36 ऑप्शन में से ये 3 आया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ए क्या हो गया 3/36 होगा ना, क्योंकि ये 3 आया है कितनों में से, 36 में से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/36। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगी वो क्या हो जाएगी 1 आउट ऑफ 36। सो 36 में से सिर्फ एक पॉसिबल ऑप्शन ये है। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए ये रिजल्ट है, क्योंकि
इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ यही है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36 और ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 3/36। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/36 डिवाइडेड बाई 36 इंटू ये, तो अब इस रिजल्ट को जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं क्या आ जाएगा 1/36 इंटू 36/3। एक मिनट, सो यहाँ पे 1/36 इंटू 36/3। तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट आपका 1/3 आ जाएगा। सो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, ये हमारे पास इसी तरह के प्रोबेबिलिटी को हम कंडीशनल बोलते हैं। अब ये कंडीशनल कैसे है इसको जज करना, देखना जरा। हमारे पास जो सैंपल टोटल पॉसिबल ऑप्शन था वो 36 था, वो हम यहाँ नहीं लिखे हैं, वो अलग बात है। सारा का सारा कॉम्बिनेशन आपने यहाँ लिखा नहीं है और उसका जरूरत भी नहीं है। अगर प्रैक्टिस करे हो तो फिर उसको पूरा का पूरा लिखना जरूरी नहीं है। तो जो प्रोबेबिलिटी निकाली गई है ना ए की, वो टोटल 36 में से निकाली गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाली गई है ना, वो टोटल 36 में से निकाली गई है। ए इंटरसेक्शन बी जो निकाल रहे हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी का भी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इन दोनों में कॉमन जो है वो क्या है, यही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो भी क्या है 1/36। सो अब ये जो प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट क्या था, 2 डाइस को थ्रो करने का, और उसमें से जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले केसेस है वो उसको हम एक इवेंट सेट ए मान ले रहे हैं, एक इवेंट ए मान ले रहे हैं। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले केस को हम इवेंट बी मान ले रहे हैं और ए और बी के हिसाब से फिर इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। इससे पहले जो था वो पूरा का पूरा डाइस के थ्रू आपको दिया रहता था, उसमें 2 कंडीशंस नहीं होते थे, एक कंडीशन ये वाला और एक कंडीशन ये वाला, दोनों के दोनों नहीं हुआ करता था। होता था क्या, पहले मिलता था ऐसा क्वेश्चन जो मिला था वो ये मिला था कि डाइस पे टोटल सम 8, टोटल सम 5, टोटल सम कुछ भी टर्म डाल दो 7, 6, वो रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहाँ पे ये कंडीशन इम्पोज नहीं होता था, लेकिन जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगा तो आपके पास एक कंडीशन ये इम्पोज किया गया है, दूसरा कंडीशन ये इम्पोज किया गया है। सो कंडीशन ओवर कंडीशन के केस में आ जाता है, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी बोली जाएगी तो वो कंडीशनल नहीं होगा। इस केस में डाइस थ्रो कर रहे हैं, टोटल सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल नहीं है, टोटल सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी, 9 आने की प्रोबेबिलिटी, ये सारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज नहीं है, वो सब सिंपल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल तब हो रहा है जब उसमें से कुछ एक आया और उसमें उस रिजल्ट में, उस आउटकम में दूसरा कंडीशन इम्पोज कर दिया जाए, तब उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए इस बात को? मैम हाँ बोलो। जैसे हम लोग x2 5 लिए हैं, अगर x2 इक्वल टू 4 लेते तो प्रोबेबिलिटी तो मतलब जो इस- इवेंट बी कितना होता? x2 इज इक्वल टू 4 लेते तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले होता नहीं। x2 इज इक्वल टू 4 लेते तो, क्योंकि कंडीशन ओवर कंडीशन नहीं आता ना, x2 इज इक्वल टू 4 तो ये एक आता ना, फिर भी प्रोबेबिलिटी वही आता। सॉरी 4 है ना इसमें, 4 ये वाला है, तब भी वही आता, प्रोबेबिलिटी सेम आती। मैम हाँ बोलो ना, यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 4 ये कंडीशन डाल देते हैं, मतलब बस आउटकम एक- ये आता, मतलब ये जो 5 5 है वो रिप्लेस हो जाता 6 4 से। लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी तो इन दोनों का सेम ही है ना, एक ही आ जैसे रहा है। मैम x2 कुछ लेते हैं तो वैसे हम लोग जैसे ए में इवेंट में ढूंढते हैं तो वही हमको नहीं समझ में आ रहा है कि वहीं पे करना क्या है। वो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको इंस्ट्रक्शन उसका फॉलो करना है। सॉल्यूशन तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं लाना ना, क्वेश्चन तुमको फ्रेम नहीं करना है। क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा ना तब ना बनाओगी, ऐसे ही अपने मन से थोड़ी कंडीशन डाल देना। ओके मैम। कंडीशन दिया रहेगा वहां पे, सॉल्यूशन मतलब जो फॉर्म दिया है क्वेश्चन का, जो फ्रेम किया रहेगा ना, वो उसमें कंडीशन अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अगर इसमें x2 इज इक्वल टू 2 का कंडीशन नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि x2 इसमें
है ही नहीं, मतलब 2 इस x2 का वैल्यू 2 कहीं इसमें आ ही नहीं रहा है, आ रहा है क्या? नो मैम। तो वो फिर कंडीशनल फॉर्म ही नहीं करेगा यहाँ पे, कि कंडीशन तभी होगा ना जब सेट बी अलग है सेट ए अलग है, अब उसमें कंडीशन पूछोगे तो इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज दोनों ए और बी जो इवेंट है वो अलग है ना, तो उसके कंडीशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसका निकाल ही नहीं पाए, मतलब रहेगा भी कंडीशन तब भी वो इनवैलिड कंडीशन है, मतलब ऐसा कंडीशन है जिससे प्रोबेबिलिटी पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर मान लो, एक सेकेंड, अभी जो हम लोग लिख रहे थे x2 6 4, एक सेट ए है, ठीक है, ए का जो सेट है उसमें 6 और 4 आ रहा है, 4 6 आ रहा था और 5 5 आ रहा है, और दूसरा एक अगर बोल दिया जाए, एक सेकेंड ले आते हैं, बी जो है वो बोल दिया जाए x2 पे 2 वैल्यू आ जाए, सपोज x2 पे 2 वैल्यू आ जाए, तो x2 पे 2 वैल्यू कब आएगा? 1 2 ले लो, 2 2 ले लो, 2 3 ले लो, 2 4 कर लो, इसको 2 5 कर लो। मैम x2 2 होगा तो मतलब अच्छा, 3 2 होगा ना तो मैम? ले लेते हैं, चलो x2 कर लो तो 3 2 कर लो, 3 4 4 2 कर लो, 4 सॉरी 5 2 कर लीजिए एंड 6 2 कर लो। अब ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन इम्पोज कर दिया। अब इसमें से ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए और बी में कॉमन टर्म बताओ प्रीति। नथिंग इज कॉमन, सो फाइन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर पूछा जाए, देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? दैट इज 3/36। यस मैम। अगर बी पूछा जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा जाए, क्या होगा? 6/36, मतलब 1/6। यस मैम। अब ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए गिवन बी पूछा जाएगा, ठीक है, ए गिवन बी, बी गिवन है, जो निकालना है निकालो, क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इज 5, 5 डिवाइडेड बाई बी का प्रोबेबिलिटी 1/6। अब ये क्या होता है? इस केस में तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 हो गई, 5 होता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज 0, और ये जब हो गया तो 0 डिवाइडेड बाई 1/6, तो क्या हो जाएगा? खत्म ना? यस मैम। तो ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा कंडीशन अगर दिया रहेगा तो फिर 0 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अलग होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलग होगा, इंटरसेक्शन जो हो जाएगा तो फिर उसमें 5 आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस नहीं होंगे, कंडीशन वैसा होगा जो कंडीशन ओवर कंडीशन है, एक आउटकम में से उस पर्टिकुलर आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशन होता है, ठीक है। क्लास के 90% बच्चे पास हो गए हैं, ये पता है, अब तुम पास हुए हो या नहीं पास हुए हो, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। 90% बच्चे पास हो चुके हैं, ये हमें पता है, एक आउटकम हमें पता होता है। अब उस 90% बच्चे में से आप हैं या नहीं है, ये पता करना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो जो गिवन होता है, जो गिवन हम ए गिवन बी लिखते हैं, तो ये गिवन है दैट इज 90% स्टूडेंट हैज बीन पास्ड। अब इसके बाद आपके में करेंस में क्या चेंजेस आता है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। समझ गए अब, या अभी भी कुछ टेंशन बचा हुआ है? चलो लिखो तो एक क्वेश्चन जरा, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से लो। A bag contains 2 balls. एक bag contains 2 black balls and 3 white balls. क्वेश्चन अच्छे से लिखो, पढ़ना ध्यान से, और फिर मुझे सॉल्व करके बताना। A bag contains 2 black and 3 white balls. मैम क्वेश्चन प्लीज रिपीट कीजिए ना।
तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो रहा है. A bag contains 2 black and 3 white balls. 2 black and 3 white balls. यहाँ पे ये हम डेटा लिख देते हैं, black and 3 white balls. A bag contains 2 black and 3 white balls. उसके बाद लिखिए full stop. 2 balls are drawn at random. 2 balls are drawn at random. One after the other. One after the other. मैम फिर से बोलिएगा. ध्यान से सुनो, ध्यान से. 2 balls are drawn at random. 2 balls are drawn at random, one after the another. One after the another. Obtain the probability that obtain the probability that number 1, second ball is black. Second ball is black. Given that the first is white. Second ball is black. Given that the first is white. ये पहला क्वेश्चन है. Second ball is black. Given that the first is white. Next question लिखो. The first ball is white. The first ball is white. Given that the second is black. Given that the second is black. ठीक है, हो गया क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन था सेकंड बॉल ब्लैक होना चाहिए व्हेन द फर्स्ट इज व्हाइट, एंड दूसरा क्वेश्चन है द सेकंड बॉल फर्स्ट बॉल शुड बी फर्स्ट बॉल इज व्हाइट व्हेन द सेकंड बॉल इज ब्लैक. ये गिवन है. कंडीशन चेंज कर दिया है, इंटरचेंज किया हुआ कंडीशन है दोनों ही क्वेश्चन में. टोटल 3 और 2 और 3 ब्लैक और व्हाइट बॉल गिवन है. बताओ क्या होगा. देखो जरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, 10 बार पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से समझ लेना, तब कंडीशन को लिखना. क्योंकि हर बार कंडीशन ए गिवन बी है, बी गिवन ए है, वो हम ही बता देंगे तो फिर आप क्वेश्चन को फ्रेम नहीं कर पाएंगे. सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, किसमें क्या कब कंडीशन इम्पोज करना है वो समझ में आ जाएगा. फिर बहुत लोगों का कैमरा बंद है. अब एक लाइन से सबका कैमरा ऑन हो जाएगा, मुझे पता है. पता है ना, इतना डेटा बचा के क्या करने वाले हो. संस्कृति श्रीवास्तव, यामिनी, प्रिया, रोल नंबर 52. तुम्हारा कैमरा हमेशा ही बंद रहता है. हाँ, क्या हुआ बोलो. ठीक है, ठीक है, ठीक. ठीक है, नेटवर्क नहीं है तो ठीक है, बंद ही रखो तुम कैमरा. मयंक आनंद, क्वेश्चन बनेगा बताओ.
नेटवर्क का प्रॉब्लम है। चलो देखो जरा, प्रीति, रूपम, युवराज, देखिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। कंडीशन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये पहले अच्छे से सोचो, फिर उसको अप्लाई करो। बॉल्स कैसे निकालना है, क्या है, वो सब तो हम बता चुके थे। वैसे उसका यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा कुछ खास, प्रोबेबिलिटी के टर्म में बताना है। एक ही बैग है ना, एक बैग में 2 ब्लैक और 3 व्हाइट बॉल है, तो दिक्कत तो है नहीं, बना सकते हो। और सब लोग कैमरा ऑन करके फैन क्या दिखाते हो मुझे? विजय प्रताप, आपके घर का सीलिंग मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? दीक्षा 35 रोल नंबर। युवराज क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या कर रहे हो तुम? नेहा, अलका सॉल्व हो रहा है, बताइए जरा। निकिता, यस मैम। बन रहा है। प्रिया क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है। हम्म, क्या है टर्म जो समझ में नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा। अगर थोड़ा बहुत हिंट देने से बन जाता है तो फिर बताइए, बोलिए क्या प्रॉब्लम है। मैम पहला एक तो कंडीशन समझ आया कि फर्स्ट वाले केस में बोला गया जो फर्स्ट बॉल है वो वाइट होगा, तो मतलब वो गिवन कंडीशन है, वो समझ आया। तो अब मुझे सेकंड बॉल है जो कि ब्लैक होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। चलो देखते हैं, ठीक। हमारे पास दिया क्या है पहले वो देख लेते हैं। 2 ब्लैक एंड 3 व्हाइट बॉल, ठीक है। अब है प्रॉब्लम क्या कि अब इसको ए और बी मान लो तुम। ए बी मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं। सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, हम ब्लैक बॉल का लेते हैं या फिर हम इसको A1 A2 कर लेते हैं, ठीक है। A1 मान लेते हैं, चलो। A1 जो है वो ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 2/5 मैम। तो वाई5 तो होना चाहिए। और कुछ? टू बाई 5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम A2 लें व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा? 3/5। 3/5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब इसके बाद बोला क्या गया है कि आपको निकालना क्या है। कुछ क्वेश्चन नंबर 1 बताओ क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, 2 बॉल्स ड्रॉ करना है ना। 1 मिनट, यहाँ पे एक दिक्कत है। आपको निकालना क्या था? 2 बॉल्स, बताइए, यही था ना क्वेश्चन में? क्या है, अब क्वेश्चन नहीं बताओगे तो फिर देखो, फिर हम बताएंगे ही नहीं। क्वेश्चन क्या था?
Ma'am, find the probability of probability that the second ball is black given that the first ball is white. ठीक है, तो आपको निकालना टोटल 2 बॉल है और 2 बॉल्स कितने में निकालना है? 5 में से, ठीक है। Yes, ma'am. अब इसके बाद आपके पास कंडीशन जो सेपरेटली अगर देखें तो इन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी इस तरह से है। अगर आपको 2 बॉल्स निकालना है, 1 बाय 1 निकालना है, 1 बाय 1 मीन्स एक बॉल निकाल रहे हैं और दूसरे बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे ये सब जो हम लिख रहे हैं ना, ये सब थोड़ी देर के लिए अगर हम भूल जाए तो इस चीज को समझो। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट द फर्स्ट इज व्हाइट। मतलब आपको एक ऐसे लिख लो, फर्स्ट बॉल एक है, एक सेकंड बॉल है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बॉल एंड एक आपका सेकंड बॉल, हम नंबर लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल लिखने का, फर्स्ट बॉल जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो सेकंड बॉल, क्वेश्चन क्या था फिर से देखो, फर्स्ट वाला, सेकंड बॉल इज ब्लैक व्हेन द फर्स्ट बॉल इज व्हाइट। तो फर्स्ट बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब जरा मुझे ये बताओ, फर्स्ट बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/5, ठीक है, फर्स्ट बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी ये है। बट जब आपने इसमें से एक बॉल निकाल लिया तो सेकंड बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/4. 2/4, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था? बताओ। इसमें से तो ऐसे में तो डायरेक्टली निकल जाएगा, यहाँ से तुम्हारा आंसर डायरेक्ट आ चुका है ऑलमोस्ट। ये आंसर सिंप्लीफाई कर दो, 1/2 यही आपका आंसर होगा। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था? गेटिंग सेकंड ब्लैक बॉल व्हेन द फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, ठीक है, यही आ गया, यही तुम्हारा आंसर है। लेकिन ये कैसे आया, और अगर इसमें नंबर ज्यादा होते तो कैसे करते, ये पता नहीं चला। चला या नहीं चला बताओ पहले। क्योंकि आपके पास क्या है, फर्स्ट बॉल व्हाइट ड्रॉ कर चुके हैं, तो वो 5 में से, क्योंकि आपके पास ये लिखा हुआ था क्वेश्चन में, बहुत अच्छे से क्लियरली दिखा है कि आपको जो बॉल्स निकालना है वो एक ही बार 2 बॉल नहीं निकालना है, 1/1 निकालना है। सो एक बॉल आप निकालोगे, उसके बाद दूसरा बॉल निकालोगे। तो जैसे ही आपने एक बॉल निकाल लिया, उसमें से दूसरे बॉल के निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? चेंज कर जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन जो उसमें है, नंबर ऑफ बॉल्स वो कम हो गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनी बॉल्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर, बढ़ जाएगा ना, चांसेस बढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी किसी और के आने की। नहीं, 1/4 इज ग्रेटर देन 2/5 ज्यादा बड़ा है या 2/4 ज्यादा बड़ा है, ये बताओ। 2/4 ज्यादा लार्ज है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो कम हो जा रहा है, और जैसे ही डिनोमिनेटर कम होगा द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज होगा। सो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है एक के अकर होने के बाद दूसरे के अकरेंस में, ठीक है। यही रिजल्ट आपका चेंज आया है, वही 1/2 आ रहा है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आपका था उसके हिसाब से करेंगे तो कैसे करेंगे ये बताना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे अगर दोनों प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो आपको निकालना क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल ना, सेकंड बॉल इज ब्लैक व्हेन द फर्स्ट बॉल इज व्हाइट। सो A2 गिवन बाय गिवन A1। A1 क्या था? व्हाइट बॉल आ चुका है अगर फर्स्ट, तो सेकंड बॉल के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी A2/A1 लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है तो बताओ। मैम व्हाइट हो चुके हैं ना, तो A1/A2 होगा ना। A1/A2 व्हाइट ऑलरेडी अकर्ड है। यस मैम। तो हम व्हाइट ऑलरेडी अकर्ड है, तो व्हाइट के लिए तो A1 ब्लैक है मैम, और A2 व्हाइट है।
नहीं, यहाँ पे देखो ना, A1 जो है वो ब्लैक है ना, 2/5 लिखे हैं, यस मैम, तो ब्लैक हुआ ना A1। A1 ब्लैक है, A2 वाइट है मैम, और हाँ, मुझे तो A1 A2 ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, A2 अकर गिवन नहीं हो, दैट, अच्छा A2 अकर हो चुका है, सो यस मैम, A2 by गिवन दैट A1 द यहाँ पे कर, फर्स्ट बॉल इज वाइट। ठीक है, चलो A2 by A1, A1 by A2, यही ना कंडीशन, ये डाल दिए। सो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, A1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है, एंड दैट टर्म डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या होगा, A2। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना होगा, अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, व्हाइट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी और ब्लैक होने की अकर होने की प्रोबेबिलिटी, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का प्रोडक्ट होता है। दैट मीन्स 2/5, ठीक है, 2/5 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाई A2 जो है वो क्या होगा, 3/5। एक सेकेंड यहाँ पे रुको, कुछ मिस नहीं हो रहा है ना, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे तो हम लोग गलत लिख दिए ना, ये यही रिजल्ट, तो 3/5 नहीं होगा ना, ये 2/, क्योंकि सेकेंड बॉल के अकर होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं, तो ये 2/4, ये चेंज हो चुका है ना, एक मिनट हम इसको, एक सेकेंड रुक जाओ, ये टर्म समझ में आ गया था ना, ये टेबल समझ में आया था, ये वाला फर्स्ट बॉल सेकेंड बॉल। सो फर्स्ट बॉल अगर 3/5 ये आ चुका है, तो सेकेंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो चुका है ना, 2/4 हो चुका है, तो यही चीज आप यहाँ पे लिखेंगे, 2/4 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाई 3/5, तो अल्टीमेटली जो आएगा ये कैंसिल हो जाएगा, 2/4, और यही चीज हो गया 1/2। सो मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हो। हुआ क्या, फिर से वापस से एक बार देख लो, आपके पास 2 ब्लैक बॉल्स था, 3 व्हाइट बॉल्स था। सो जब आपके पास क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है उसमें क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड बॉल इज व्हाइट व्हेन फर्स्ट इज, सेकेंड इज ब्लैक ना, सेकेंड क्या था देखो तो, सेकेंड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट द फर्स्ट बॉल इज व्हाइट। तो जब फर्स्ट बॉल आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है, क्योंकि उस वक्त उसमें 5 बॉल था और उसमें से 3 व्हाइट बॉल्स थे, तो 3/5 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल्स। अब A1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड बॉल जो है वो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, तो चूंकि आपके पास 5 बॉल्स था, उसमें से एक निकाल चुके हो, तो बचा कितना, 4, और 2 में से 4 आने की, मतलब 4 में से टोटल 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स गेटिंग जो हो जाएगा वो 2/4 हो जाएगा। अब इसी को आप इस कंपोजिशन पे रखेंगे, तो चूंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, क्योंकि हमें ये थ्योरम तो पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन A2 जो निकालना होता है वो हमारे पास होता है A1 इंटरसेक्शन A2, तो और दोनों इंडिपेंडेंट है, तो A1 इंटू A2 करना पड़ेगा आपको न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय गिवन A2 जो कंडीशन है वो होगा, तो डिवीजन में ये आ जाएगा, तो आपके पास 2/4 अल्टीमेटली 1/2 आ जाएगा। ये है प्रोबेबिलिटी कंडीशनल। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये का आंसर ये होगा तुम्हारा। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो कंडीशन अकॉर्डिंगली बदल जाएगा। अब कंडीशन उसमें क्या है जरा देखो ध्यान से, उसके हिसाब से ये भी प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी, ये पहले नोट कर लो अगर करना है तो। मैम ये जो P ब्रैकेट में A1 और A2 है वो फॉर्मूला है क्या? हाँ वो फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन A2। फिर इधर लिखिए आप P ब्रैकेट में A1 और इसके बाद से क्या है, A है या फिर इक्वल टू क्या है, बाई है? A1 इंटरसेक्शन A2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, उसको ब्रैकेट नहीं पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 पढ़ेंगे।
प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कैसे आएगा इंटरसेक्शन बता A2 पढ़ेंगे। बोलो। मैम 2/4। 2/4 आ रहा है नेक्स्ट वाला। नहीं मैम 2/4 कैसे आया मैम, इसमें बताइए ना। देखो A1 और A1 इंटरसेक्शन A2 था ना, दोनों इवेंट व्हाइट और ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी जो भी रिजल्टेंट है इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। यस मैम। और इस केस में क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी है, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। तो A1 इंटरसेक्शन A2 यहाँ जो बनेगा वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसका रिजल्ट जो होता है वो A1 इंटू A2 हो जाएगा, मतलब 2/4 इंटू 3/5। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय A2 प्रोबेबिलिटी है, डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 है, तो A2 के प्रोबेबिलिटी से इसको डिवाइड कर दिए तो 3/5 इंटू 2/4 था, और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली 2/4 बच गया। मैम A1 2/5 था मैम, 2/4 कैसे आया? A1 2/5 था तो 2/4 कैसे आया? मान लो तुम्हारे क्लास में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 अगर लोग हैं तो किसी एक के सिलेक्शन के चांसेस कितने होंगे? 1/10। 1/10। अगर 10 में से किसी एक का सिलेक्शन हो चुका है, वो चला गया, अब जो बचे हैं उनके सिलेक्शन का चांस कितना होगा? 1/9, क्योंकि चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक का सिलेक्शन तो हो चुका, अब आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/9 हो गई। तो वही चीज यहाँ पे है, 5 बॉल्स में से एक हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो बचा कितना? 4। उस 4 में से तो ब्लैक में से किसी का एक का आने का चांस क्या होगा? तो 2/4। क्योंकि यहाँ पे ये चेंज क्यों हो गया 4 और 2/4 ही क्यों रहा, ये भी समझ लो, क्योंकि 2 ब्लैक बॉल था, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाइट बॉल ऑलरेडी अकर्ड है। ऑलरेडी अकर्ड है मतलब जो बॉल था वो व्हाइट में से ही निकला है, जो बॉल्स अभी बच गए हैं वो ब्लैक बॉल्स उसमें बचे हुए हैं, ये मतलब हुआ ना। अब वो जो 2 बॉल निकलने वाले हैं वो उस 4 बॉल में से 2 ब्लैक बॉल अभी भी निकल सकता है, क्योंकि ये गिवन था कि जो निकला है वो व्हाइट बॉल था। अगर ये गिवन नहीं होता तो फिर ये जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो सही नहीं था, क्योंकि चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है द फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, जो फर्स्ट बॉल आपने निकाला है वो व्हाइट है, तो फर्स्ट के आने की प्रोबेबिलिटी 3/5 थी, क्योंकि शुरुआत में बॉल 5 था, उसमें से एक निकला है, तो 3/5, और वो जो एक निकला है वो व्हाइट आया है, सो 3/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। जो दूसरा बॉल आप निकाल रहे हो वो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एक बॉल तो तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो बचा कितना? 4, और 4 में से 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 2/4। ठीक है स्वप्निल? यस मैम। संकित, सॉरी। ठीक है, तो यही चीज हम लोगों को करना था, बस इतना टर्म अरेंज करना। अब इसी में क्वेश्चन को देखो स्विच कैसे कर दिया गया है। आपके पास 2 ब्लैक बॉल्स है और 3 व्हाइट बॉल्स है, डेटा वही है। उसके बाद क्या बोला गया है क्वेश्चन में, आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी, अगर हम इसी में फिर से वही इवेंट ले ले, मान लो A1 को अगर हम ब्लैक बॉल ले तो A1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बताइए। सेकंड क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट First बॉल ball इज is व्हाइट गिवन दैट सेकंड बॉल इज ब्लैक। तो यहाँ ध्यान से समझो, गिवन दैट सेकंड बॉल इज ब्लैक, सो सेकंड बॉल जो है वो ब्लैक है, तो फर्स्ट बॉल जो होगा उसके डिवीजन में प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 5 आएगा। ध्यान से समझना इस चीज को, फर्स्ट बॉल जो भी निकलेगा उसके डिवीजन में 5 आएगा, जो सेकंड बॉल निकलेगा उसके डिवीजन में क्या आएगा? 4 आएगा। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास 5 बॉल थे, उसके बाद क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो अब यहाँ पे इसी चीज को पहले देखिए, आपके पास सेकंड बॉल जो है वो क्या निकालना, आपको निकालना क्या है? फर्स्ट बॉल निकालना है। फर्स्ट बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, तो व्हाइट को हम लोग क्या ले रहे थे? A2 ना, तो फर्स्ट बॉल के व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/5 होगा। और सेकंड बॉल बोलो 3/4 होगा ना, क्योंकि 3/4 ब्लैक तो होगा ना मैम। बताइए कि सेकंड वाला बॉल जो मैंने निकाला है वो मेरा ब्लैक है। यस मैम, सेकंड बॉल जो है वो हमारा क्या है? ब्लैक है। ब्लैक है।
सेकंड बॉल ब्लैक है तो डिवीजन में क्या आएगा? मैम डिवीजन का हम बात 4 कर हो रहे हैं। जाएगा ना। डिवीजन सेकंड बॉल ब्लैक है तो ब्लैक के लिए हम A1 ले रहे थे, तो A1 के टर्म में क्या आ जाएगा? 2/5। 2/5। सेकंड बॉल ब्लैक है ना, तो सेकंड बॉल है तो 5 डिवीजन में क्यों आएगा? 4 आना चाहिए ना। मैम A1 को हम लोग ब्लैक बॉल कंसीडर कर रहे थे। ठीक है, A1 को ब्लैक बॉल कंसिडर कर रहे हैं, क्या लिखेंगे बताओ? मैम तो वो वो A1 इवेंट तो हमें पता ही है ना कि वो ब्लैक है। यस तो मैम। सेकंड मतलब अब जो व्हाइट वाला केस है उसमें ही मुझे कंफ्यूजन है नहीं कि अब मुझे उन 4 बॉलों में से कौन सा सेलेक्ट करना है। व्हाइट ब्लैक वाला तो पहले ही पता चला कि उन 5 में से एक बॉल तो मेरा व्हाइट ब्लैक है ही, ब्लैक तो भी है सेकंड वाला बॉल। तो फिर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी 2/5। ठीक है 2/5। सेकंड बॉल, फर्स्ट 3/4। बॉल में फिर इसमें क्या आ जाएगा? कंफ्यूजन क्या चेंज करेंगे? 3/4। 3/4। ठीक है रिया यस मैम। बोलो बोलो, कंफ्यूजन है? देखो इन सब को लिखने में हो सकता है कंफ्यूजन है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखो ब्लैक ग्रीन जो भी लिखना है। कंडीशन क्या है? फर्स्ट बॉल को अगर A1 ले रहे हैं, फर्स्ट बॉल का आपको क्वेश्चन निकालना है, क्या है आंसर, क्या करना है? सेकंड बॉल, फर्स्ट बॉल व्हाइट हो, सेकंड बॉल ब्लैक है, यही ना? यस मैम। तो सेकंड बॉल को आप, सेकंड बॉल है वो ब्लैक है, तो A1 ये ऑलरेडी अकर्ड है, आपको निकालना है A2, यही करना है ना? ठीक है, A1 is already occurred, second ball is black, वो कि ऑलरेडी अकर्ड है। अब A2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। और ये आपके पास पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B लिखते हैं, A1 इंटरसेक्शन A2 हो जाएगा, और ये जो रिजल्ट होता है डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। अब सॉल्व करना है, तो देखो A1 और A2 में ये चीज ध्यान रखिए, सेकंड बॉल और फर्स्ट बॉल में हमेशा जो भी रिजल्ट जो बाद में आएगा वहां पे आपको फिक्स प्रोबेबिलिटी पता है, यहाँ पे बोल रहे हो ना, लेकिन नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे हम ये पूछ रहे हैं। फर्स्ट बॉल, इसको इस तरह से चार्ट से वापस से बनाओ, यहाँ पे तुम लोग को कम कंफ्यूजन था। क्वेश्चन में क्या है? सेकंड बॉल इज ब्लैक, क्वेश्चन में गिवन है सेकंड बॉल इज ब्लैक, सो 2/4 अगर हम लिख लेंगे, सेकंड बॉल है ब्लैक है, और सेकंड बॉल जब भी निकाल रहे हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी में डिवीजन में क्या जाएगा? 4 होगा। हे भगवान, तुम लोग कंफ्यूज हो कि पता नहीं। देखो सिंपल सा टर्म है, जब आप पहली बार 5 टोटल है, जब एक बॉल रिमूव हो गया तो बचा कितना? 4 बचा ना। अब आपके पास जो भी ऑप्शन है उस इस 4 में से निकालना है, ये कंडीशन होता है। शुरुआत में आपके पास 5 ऑप्शंस है जिसमें से किसी एक के निकालने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, यही है ना मतलब। अब इसको सिंपलीफाई करोगे तो कैसे करोगे? तुम करो जैसे कर रहे हो, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। बताओ पहले आपका आंसर बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन तो बता दिए ना एक, अब उसी के ये सॉल्व करके सेकंड वाला 3/4 आया। 3/4 आएगा मैम। 3/4। यस मैम। यस मैम। ठीक है 3/4 लाए हैं तो क्या किए हो बताओ, आंसर बताओ हमको बस। मैम हम लोग यहाँ A1 को 3/4 लिखे हैं और A2 को 2/5 लिए हैं। तो यही चीज तो हम कर रहे थे, तो अभी पता नहीं किसी को डाउट। नहीं मैम, मैंने उल्टा किए, मतलब मैंने A1 जो कि ब्लैक A1 बॉल है उसको 2/5 किया। 2/5 किए। ब्लैक को 2/5 किया है। यस मैम। अच्छा, वो प्रीति उल्टा की है, ठीक है। निकिता यस मैम, मेरा भी वही है। 3/4 यही है ना? मैम इसका मतलब तो यही हुआ, जो इवेंट मुझे पता है जिसके बारे में, उसका मैं पहले ये सोचू कि मैं उसको टोटल में से चूज करूंगी, और जिसे मुझे निकालना है उसको मैंने, जैसे कि इसमें एक ही इवेंट था जो कि मैंने कंप्लीट कर चुका है, तो जो सेकंड इवेंट है उसको मैं उसको माइनस करके चलूंगी, जो पता है उसको टोटल लेना है ना।
जैसे हाँ, कि यहाँ जिसका पर ब्लैक पता है बॉल, जिसका पता है उसको उसके बेसिस पे ले लेंगे, जिसका अननोन है वही तो डिटरमाइन करना है। उसको खाली एक माइनस करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर 2 बॉल था, एक इवेंट हो चुका हाँ, है, तो ठीक तो चाहे है, वो ये तो आ इवेंट जाएगा। सेकेंड टाइम भी होने पे तो फिर चलेगा। कंफ्यूजन कहाँ था, उसके हिसाब से तो ठीक ही है डेटा। और ये तो हम कर ही ओके रहे मैम। थे, तो फिर पूछ रहे थे तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, तो मुझे लगा पता नहीं कंफ्यूजन है अभी भी, क्योंकि ये तो होगा, आपको जो मालूम है उसके हिसाब से वो वैल्यूज आ जाएगा, उसके हिसाब से बाकी को मॉडिफाई कर लो, आ जाएगा आंसर। मतलब अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये तो ठीक ही है, ये इतना तो हम बोले ही, इसको कर लो इसके हिसाब से। अगर इस हिसाब से करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2/5 इंटू 3/4, और अगर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 से डिवाइड करना है तो दैट इज 2/5। सो 2/5 कैंसिल, अल्टीमेटली 3/4 तो आपका आ ही जाता है। सो दिस इज द आंसर, खत्म। अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ हो रहा था, और तुम लोग ऐसा ऐसा घुमाई हो ना, बहुत लोग जो जिनका मैम क्लियर भी होगा वो भी कंफ्यूज हो गए होंगे। ऐसे ही हम बनाए थे, लेकिन हमको लगा गलत होगा, रिया और उसका निकिता का स्विम के, फिर हम बोले कि नहीं, हमने बताया। मैम हम दोनों का सेम ही था, 2/5 और 3/4 यस ही तो मैम, था। 2/5 और 3/4 ही तो बोले थे सेम। हाँ, तो 2/5 3/5 बोले, ठीक है, यही आ रहा है, सही यही आ रहा है, तो फिर सब शांत हो गए, लग रहा है पता नहीं कुछ और आ रहा है, मतलब अपने रिजल्ट पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हमको लगा रिया तेज स्टूडेंट है, तो फिर हमको लगा कि फिर मेरा सबसे गलती ज्यादा होगी। तेज तो तुम ही हो, आधा कैमरा बंद रखती हो, कैमरा बंद क्यों है, तो नेटवर्क इशू है। तेज तो हम बता रहे हैं तुमको, म्यूट करके बोल रही हो प्रिया, और पहली बार अब हम घर में कोई ही देखिए, नेटवर्क इशू नहीं है, अब सब कुछ घर क्लियर हो में गया। नेटवर्क का इशू, हॉस्टल में थे ना, तो वाईफाई का वो था लगा हुआ, तो वहाँ इशू नहीं थे, यहाँ इशू। अच्छा ठीक है चलिए। और तो आप जब हॉस्टल में थे तभी तो आपका कैमरा बंद होता था, द पॉइंट इज दैट कि आपका तभी कैमरा बंद होता था जब इशू नहीं होता था, और जब इशू है तो फिर कैमरा ऑन है। चलो ठीक है ना, ये चीज वही आएगा जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। लास्ट क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो बस उसमें यही करना है चेंज, जो रिजल्ट पहले से पता है, जैसे सेकेंड बॉल ब्लैक है, ऑलरेडी गिवन है, सेकेंड बॉल ब्लैक है, तो सेकेंड बॉल ब्लैक होगा तो जो आपके पास ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है वो निकाल, सेकेंड बॉल ब्लैक है, फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, सो फर्स्ट बॉल को निकालना है, तो सेकेंड बॉल का तो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी 5 के टर्म में निकाल दी है, फर्स्ट का निकालना है तो 3/4 कर दिए, रिजल्ट आ जाएगा। इसके हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेंगे। यही हमारा कैलकुलेशन था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जब भी क्वेश्चन होता है तो इसी तरह का होता है। अब इसके बाद नहीं, पहले इसका प्रैक्टिस कर लो तुम लोग, उसके बाद आगे हम कुछ बताएंगे। इस पे एक बेस थ्योरम वाला टर्म है। बेस थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंडीशंस है, कंडीशंस ओवर कंडीशन, ऐसा कुछ टर्म मिलेगा। तो अब इसका रिजल्ट थोड़ा और मॉडिफाई होता है जब हम बेस थ्योरम इंप्लीमेंट करते हैं इस पे, तो थोड़ा चेंज और दिखेगा इसमें, ठीक है। तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले हम क्वेश्चन आज मुझे याद दिला देना, कोई हम क्वेश्चन शेयर कर देंगे, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड। तो वो पहले बना लो, उसके बाद फिर हम आगे कुछ बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा, अगर इसमें एक भी पॉइंट क्लियर नहीं होगा, एक क्वेश्चन भी अगर ढंग से समझ में नहीं आया, फिर एक भी किसी भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा भी आप गड़बड़ा जा रहे हैं, तो आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन एक भी बनने का चांस नहीं है, क्योंकि इसमें जितना कंडीशन अप्लाई होता है ना, उससे भी कहीं ज्यादा कंडीशंस होते हैं बेस थ्योरम में। सो जब तक ये कंडीशन समझ में नहीं आएगा तो वो भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे करेंगे, मतलब सॉरी, इसका प्रैक्टिस करने के लिए आज भेज देते हैं, अगर कुछ बनाना प्रॉब्लम होगा तो वो डिस्कस करते हुए फिर बेस थ्योरम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके देन, थैंक यू मैम। कॉलेज खुल रहा है? कॉलेज कॉलेज तो खुलेगा ही, लेकिन अभी मुझे पता नहीं, ऐसा कोई नोटिफिकेशन मैंने सुना नहीं है, वो तो आप लोग को जाएगा ही अगर होगा तो। चलो ठीक है, ओके।